नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षकों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। अगर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है, अध्यापक बनना है, तो आज ही अपने शिक्षा जगत के चैनल को, शिक्षा के चैनल को, शिक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र के सेट नंबर तीसरी की। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न रहेंगे। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हैं, और इतना पढ़ लिया तो भैया 15 में से 15 नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नमन है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम है। और शिक्षक भर्ती में शिक्षक के परिवार में आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही कहला सकती है। कृत्रिम भाषा कहलाएगी, यानी राष्ट्रीय जीवन में जब हम हिंदी आपसी संपर्क की जो महत्वपूर्ण कड़ी अगर बन जाती है, तो महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर कृत्रिम भाषा कहला सकती है, राष्ट्रभाषा कहला सकती है, या आपकी साहित्यिक भाषा कहला सकती है दोस्तों, या चौथी जो है राजभाषा कहला सकती है। चारों ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करेंगे, चेक करेंगे कि 15 में से कितने मार्क्स आप लोग यहाँ पे ला रहे हैं। प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, अगर अभी एग्जाम हो जाए तो हिंदी शिक्षा शास्त्र में, हिंदी पेडागोजी में आपके नंबर कितने आएंगे, तो आज जरूर चेक कीजिए पूरा वीडियो देखकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय जीवन में हिंदी आपसी संपर्क की महत्वपूर्ण कड़ी बनने पर ही कहला सकती है। क्या कहला सकती है? वह आपकी राष्ट्रभाषा कहला सकती है, क्योंकि राष्ट्रीय जीवन की बात की गई है तो आपका क्या हो जाएगा? राष्ट्रभाषा, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या दोस्तों पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न यह है कि पठन कौशल में आवश्यक है। जो पठन कौशल होता है उसमें परोक्ष विधि आवश्यक है, अर्थ ग्रहण विधि आवश्यक है, शब्द चयन है, या प्रत्यक्ष विधि आवश्यक होगी। मेरे सभी प्यारे मित्र हैं, नीचे कमेंट करेंगे, चेक करिए आज जरूर। ठीक है, मॉर्निंग में 11 बजे आपकी क्लास होती हिंदी पेडागोजी की। ठीक है, फिर आपकी 4 बजे क्लास होती है बाल विकास की, फिर आपकी 7 बजे जो होती इन्वायरमेंट की क्लास होती। तीनों क्लासेस ज्वाइन कीजिए और सबसे अधिकतम मार्क्स लाकर यहाँ पे सिलेक्शन पाइए, अपना सपना पूरा कीजिए। तो पठन कौशल में क्या आवश्यक होता है? पठन कौशल में आवश्यक होता है अर्थ ग्रहण करना। अगर आपको पठन कौशल में महारत हासिल करनी है तो अर्थ ग्रहण आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही आवश्यक माना जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न यह है, भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? अगर आप भाषा के शिक्षक बनने जा रहे हैं, शिक्षिका बनने जा रहे हैं, तो एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए? पाठ पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझते हुए बल देना चाहिए, स्वयं द्वारा भाषा का शुद्ध प्रयोग करने पर बल देना चाहिए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, या बच्चों को ज्ञापन सिखाना चाहिए। तो भाषा शिक्षक अगर बनने जाएंगे, अध्यापक पद पर आपकी नियुक्ति हो गई, अगर आप एक भाषा के शिक्षक के रूप में सिलेक्शन हो गया, तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए आप लोगों को? तो आप लोगों को शिक्षक होने के नाते बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। किस पर? भाषा प्रयोग पर। तो तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लाजवाब है। मेरे सभी प्यारे में शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, शिक्षा को लाइक करें, शिक्षा को शेयर करें, और आप अपने परिवार शिक्षा जगत को सपोर्ट करें। दोस्तों, प्रश्न है, हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? परीक्षाएं होती हैं, पाठ पुस्तक होते हैं, बच्चों की भाषा की क्षमताओं में विश्वास होता है, या पाठचर्या सहगामी क्रियाएं होती हैं? तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधुओं, हिंदी भाषा की कक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह आपकी बच्चों की क्षमताओं में विश्वास होता है। अगर आप बच्चों की क्षमता में विश्वास ला पा रहे हो तो कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, भाषा की कक्षा में। अगला प्रश्न आ गया स्क्रीन पर। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न सिलेक्शन वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, लाजवाब। सभी का धन्यवाद वीडियो लाइक करने के लिए। प्रश्न दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों, शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? हम बात कर रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। व्याकरणिक पक्षों के शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है शब्दकोणी, शब्दकोशीय, शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ की व्याकरण समझ होना, या परिभाषाओं को जानना, या पाठ पुस्तक व्याकरण के नियम को जानना।
तो मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधुओं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक शब्दों, पक्षों या शब्दों की बारीकियों का आकलन करना है तो सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वह आपका होता है संदर्भ की व्याकरण समझना। अगर आपने संदर्भ की व्याकरण समझ लिया तो जो आपने व्याकरणिक पक्ष के सब जो बारीकियां हैं उसका जो आकलन है वह आपके संदर्भ की व्याकरण के समझ से ही पता चलता है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है, बच्चों की भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। जो हमारे बच्चे होते हैं, बालक बालिका, शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनकी भाषाई विकास का सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है संचार माध्यमों पर निर्भर करता है, पाठ्य पुस्तक पर निर्भर करता है, आकलन की औपचारिकता पर निर्भर करता है या समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे में? सभी लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है, देखते हैं भैया कौन अव्वल आता है इस प्रश्न, इस वीडियो पर कौन अव्वल आता है। फटाफट कमेंट करेंगे, जो अव्वल आएगा उसको हम कमेंट पिन करेंगे, सबसे ऊपर कमेंट उसी का आएगा। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा जवाब आ चुका है। बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो समृद्ध भाषा परिवेश पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आ चुका है मेरे प्यारे मित्र, शिक्षा को लाइक कर लीजिएगा। शैक्षणिक निदान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? हम बात कर रहे हैं शैक्षणिक निदान की बात कर रहे हैं और उसके प्रमुख उद्देश्य की बात कर रहे हैं। मार्गदर्शन करना होता है, कक्षा उन्नति देना होता है, अच्छी शिक्षण व्यवस्था होती है या उपलब्धियों में सुधार करना। तो शैक्षणिक निदान की बात कर रहे हैं, प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? अगर शैक्षणिक में निदान करना है, क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग ही निदान करेंगे, तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका प्रमुख उद्देश्य होता है उपलब्धियों में सुधार करना। अगर कोई भी शैक्षणिक में निदान करेंगे यानी बच्चों की जो उपलब्धि है अगर उसमें कुछ भी कमी रह गई है उसमें सुधार करना क्या कहलाता है? शैक्षणिक निदान कहलाता है। आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगला प्रश्न देखेंगे कि व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपयोग अधिक उपयोगी होगा। हम बात कर रहे हैं व्याकरण शिक्षण की, तो व्याकरण शिक्षण में कौन सा उपयोग अधिक उपयोगी होगा? अब देखिए, चारों उपयोग दिए गए हैं व्याकरण शिक्षण के और इसमें से भी जो अधिक उपयोगी है वो आपको बताना है। तो व्याकरण शिक्षण में फ्लैश कार्ड अधिक उपयोगी है, चित्र अधिक उपयोगी है, चार्ट है या लिंगवा फोन अधिक उपयोगी है? तो राइट ऑप्शन चुनेंगे। राइट ऑप्शन क्या होगा मेरे प्यारे मित्र? कमेंट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद सभी लोगों का धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद। इसका राइट ऑप्शन जाएगा आप लोगों के साथ चार्ट पर जाएगा। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा उपयोग अधिक उपयोगी होता है? वह चार्ट होता है। जब हम चार्ट के माध्यम से बताते हैं, ठीक है, कि ये रस ये है आपका, ये अलंकार होगा, ठीक है, ये आपका संधि है और इसके फॉर एग्जाम्पल उदाहरण है, तो चार्ट के द्वारा हम आपको क्या है व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि मानी जाएगी, अधिक उपयोगी उपयोग माना जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है? जब बच्चे बाल्यावस्था में भाषा सीखते हैं तो उनका मुख्य आधार अभ्यास होता है, अध्ययन होता है, अनुकरण होता है या उनकी स्मरण शक्ति होती है। तो बाल्यावस्था में जो भाषा सीखने का मुख्य आधार क्या होता है बच्चों में? तो वह होता है मेरे प्यारे मित्रों अनुकरण करना। अगर बच्चे बाल्यावस्था में हैं और भाषा का अनुकरण कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मुख्य आधार सीखने का होता है, लर्निंग का होता है। तो आपका जाएगा अनुकरण, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? जब बच्चों में आप लोग उपचारात्मक शिक्षा करते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होता है? कि बच्चों में या विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगाना, विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति बदलना, विद्यार्थियों की कमजोरी में सुधार करना, ये सभी का होगा। तो आपका क्या उद्देश्य होगा उपचारात्मक शिक्षा पे? उपचारात्मक शिक्षा के पक्ष पर विद्यार्थियों में आपका क्या उद्देश्य होगा? तो आपका उद्देश्य होता है विद्यार्थियों की कमजोरी में सुधार करना, क्योंकि आप उपचार कर रहे हैं। अगर स्वास्थ्य की बात करें, अगर हमें कहीं भी चोट लग जाती है तो मलहम पट्टी के द्वारा उपचार किया जाता है। तो क्या होगा? उपचार करना, यानी कि उसका जो कमजोरी उस सुधार करना, ठीक है, जो घाव भर गए उसको भरने के लिए क्या करेंगे? मलहम पट्टी लगाएंगे, सुधार करेंगे। तो उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी की कमजोरी में सुधार करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्र, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से पाठ सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं? हम बात कर रहे हैं पाठ सहगामी क्रियाएं की। अगर हमें कुछ भी वजन उठाना है तो हमें मदद की जरूरत होती है। जब मदद की जरूरत होती है वही आपकी सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। तो पाठ्य पुस्तक में सहगामी क्रियाएं कौन सी हैं?
केवल वाद विवाद होता है, केवल रेड क्रॉस होता है, केवल अंतराक्षी होगा, ये आपके सभी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मित्र, सभी लोगों को धन्यवाद है और शिक्षा के चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, अपने परिवार को सब्सक्राइब करिए, नाम रोशन कीजिए और अपने अपने परिवार का सिलेक्शन पाइए। तो इनमें से पाठ सहगामी क्रियाएं कौन सी है? बहुत बहुत धन्यवाद, कमेंट आ चुका है। देखिए, वाद विवाद भी पाठ सहगामी क्रिया है, कि रेड क्रॉस भी हो सकता है या अंतराक्षरी होगा, तो ये सभी जो है आपके पाठ सहगामी क्रियाएं कहलाएगी। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है? सतत मूल्यांकन योजना क्या है? आपने नाम सुना होगा, सतत मूल्यांकन योजना। ठीक है, तो ये सतत जो व्यापक मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है, तो इसकी योजना क्या है? ये आंतरिक मूल्यांकन योजना कहलाएगी, निरंतर मूल्यांकन योजना, बाह्य मूल्यांकन योजना, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सिंपल, सरल और सटीक और सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि सतत मूल्यांकन योजना क्या है मेरे प्यारे मित्रों? तो वह होता है निरंतर मूल्यांकन करना। सतत मतलब क्या होता है? निरंतर चलते रहना, जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, क्लासेस ज्वाइन करते रहना, मेहनत करते रहना, तैयारी रहना, वह आपका क्या कहलाता है? निरंतर स्टडी कहलाता है। निरंतर क्या? रेगुलर स्टडीज कहलाता है, यानी कि आपका निरंतर मूल्यांकन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, सभी लोगों को धन्यवाद कि क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? हम बात कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं, क्रियात्मक की बात है, क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान का क्या लक्ष्य होता है? विशिष्ट ज्ञान की खोज करना, सामान्य ज्ञान की खोज करना, नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज करना, या व्यापक ज्ञान की खोज करना। तो राइट ऑप्शन जाएगा, क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? तो नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज करना, क्रियात्मक करना। क्रिएटिविटी क्या होती है? कुछ ना कुछ नया करते रहना, उसमें नयापन लाते रहना, तो नवीन शैक्षिक ज्ञान की खोज हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के सामान्य सूत्र क्या होते हैं? शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत के अनुसार, जो आपके शिक्षण सूत्र के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार शिक्षण के सामान्य सूत्र की बात कर रहे हैं। सरल से कठिन, मूर्त से अमूर्त हो जाएगा, विशिष्ट से समान हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे आपके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? मेरे सभी प्यारे मित्र कमेंट कर चुके हैं और लास्ट में अंत में जरूर बताइएगा कि 15 में से कितने अधिकतम आप लोग कर रहे हैं। कौन क्रैक कर रहा भैया? सभी लोग बोले यस आई डू इट, मैं कर रहा हूँ। ये कमेंट आना चाहिए, अपने आप में जज्बा होना चाहिए दोस्तों, अपने अंदर की आत्मा को आवाज़ आनी चाहिए, अपने अंदर जो आत्मा होती है ना, बोलते हैं मेरी आत्मा, उससे आवाज़ आनी चाहिए, यस आई डू इट, मैं करूँगा। और इस परिवार का नाम रोशन, अपने परिवार का नाम रोशन कौन कर रहा है? तो वो तो सिलेक्शन के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत के अनुसार शिक्षण के समान सूत्र कौन होते हैं? तो वह आपका होता है सरल से कठिन की ओर, ये भी समान सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर जाना, ये भी समान सूत्र है। मूर्त यानी बड़ा, अमूर्त यानी उससे छोटा छोटा, जो बड़ा ज्ञान होता है वो जानने के बाद फिर छोटी छोटी गहराइयों पर जाना, वो कहलाता है अमूर्त। ठीक है, विशिष्ट से समान की ओर जाना, जो भी विशिष्ट चीज़ें होती हैं उनको जानना, फिर समान की ओर जाना, ये सभी आपके शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के अनुसार समान सूत्र हैं, यानी कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न आपका कह रहा है, इससे पता चलेगा कितना आप लोग नंबर ला रहे हैं। तो निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। आप लोग देखते हैं कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं, शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को और जो है और अधिक इससे प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर में, आगमन से निगमन की ओर में, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर में, या इन सभी के द्वारा और अधिक बनाया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? कमेंट आ चुका है, कमेंट आ रहे हैं, फटाफट कमेंट आ रहे हैं, देख रहे हैं। हिंदी पेडागोजी में सुबह 11 बजे आ जाइए और चेक कीजिए अपना लेवल। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? हम बात कर रहे हैं शिक्षण सूत्रों के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, आगमन से निगमन की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, इन सभी के द्वारा जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। दोस्तों ये क्लास कैसे लगी? और शिक्षक भर्ती का नंबर 1 जो आपका प्यार स्नेह है, जहां पर शिक्षक की पूजा की जाती है, वो आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर है, जो राष्ट्र हित में शिक्षक की बात करता है। तो आपके साथ मैं विजय जायसवाल यानी जायसवाल सर
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और जितने मेरे भाई बहनें शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं, शिक्षा से जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन, सभी आपका संदेश आपको मिलता रहे कि यस आई डू इट, मैं कर सकता हूँ। तो दोस्तों सभी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी क्लास आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट में एक सब्जेक्ट का मिलेगा, जिससे आपको सरलता होती है वीडियोज क्लासेज ज्वाइन करने में। आप कुछ रह चुका है, आप कुछ छूट चुका है आपसे, तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, सभी क्लासेज देख सकते हैं एकदम फ्री में, कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हम शिक्षा की सपोर्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा की पूजा करते हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। धन्यवाद।